बिल्कुल इस वजह से अब रिकॉर्डिंग का ऑप्शन सर ऑन हो गया। मैं डाटा फाइल खोल सर। ये डाटा फाइल ओपन हो रही है। ये थोड़ा सा SPSS टाइम लेगा। ये डाटा ओपन हो रही है फाइल। जी ये हमारी डाटा फाइल जो है ये ओपन हो गई। आज सर कोरिलेशन करना था। कोरिलेशन तो हमने किया हुआ था मेरे ख्याल में। रिग्रेशन, चले पहले कोरिलेशन पे जाएं। जी अच्छा, कोरिलेशन में ना सबसे पहली बात जो है, जो अक्सर रिसर्चर्स गलती करते हैं, कोरिलेशन में आपके दोनों वेरिएबल कंटिन्यूअस लेवल के होने चाहिए, मतलब है दोनों वेरिएबल स्केल लेवल के होने चाहिए। और रिग्रेशन में भी दोनों वेरिएबल स्केल लेवल के होने चाहिए, ये बात याद रखें। कोरिलेशन और रिग्रेशन में दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट स्केल लेवल के होने चाहिए, यानी कंटिन्यूअस होने चाहिए, न्यूमेरिक होने चाहिए। और फहीम, ये बात आपके लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर फाइनेंस वाले ये गलती करते हैं कि वो नॉमिनल और ऑर्डिनल वेरिएबल को ना कोरिलेशन और रिग्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। नॉमिनल और ऑर्डिनल आप कोरिलेशन और रिग्रेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके दोनों वेरिएबल स्केल लेवल यानी एटलीस्ट इंटरवल या रेशो लेवल के होने चाहिए। जी सर। यहाँ हम एनालाइज में आएंगे। एनालाइज से हम कोरिलेशन में जाएंगे। ये कोरिलेट है, इसमें हम बाय वेरिएट पे जाएंगे। यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे। अब हमारे पास पहले से, क्योंकि ये कंप्यूट किए हुए हैं 3 वेरिएबल मेरे पास, जो मेरे 3 वेरिएबल थे उनको मैंने कंप्यूट किया है। तो उन तीनों पे हम इसको लगाएंगे। ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, अग्रेसिव बिहेवियर और टीचर्स प्रोफेशनलिज्म, इनको हम तीनों को ये इधर हमारे आ गए तीनों वेरिएबल्स। ये स्टेटमेंट्स, क्योंकि पहले हमने कंप्यूट वेरिएबल सीखा था तो उसके जरिए हमने इसको कंप्यूट किया हुआ है। ये तीनों मेरे 3 वेरिएबल थे। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रेजिलियंस, दूसरा अग्रेसिव बिहेवियर और तीसरा टीचर्स प्रोफेशनलिज्म। यहाँ पियरसन कोरिलेशन है, ये टू टेल्ड है, ये फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है, तो इसको बता देगा कि कोरिलेशन है या नहीं है। इसके अलावा हमारा यहाँ, इसको अगर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन लेना चाहते हैं तो इसको क्लिक करें, अदरवाइज इसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमारे बाकी स्टाइल या बूट स्ट्रैप की ज़रूरत नहीं है। इसको हम ओके करेंगे तो ये हमारा कोरिलेशन का टेबल आ जाएगा। इसमें 3 वेरिएबल थे। पहला मेरा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रेजिलियंस था। इसमें ये
जो RI एक तो ये 1 यहाँ तीनों में आना चाहिए, तो ये आ चुका है। इट मीन्स के कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट द 0.01 लेवल। तो इनमें तीनों में 0.01 लेवल पे इसका कोरिलेशन है। अगर ये 0.05 पे भी अगर हो तो ये शो कर देता है, और मिनिमम क्योंकि इसका 0.01 लेवल होता है सिग्निफिकेंस का, 0.01 पे भी आ रहा है। बाकी इनका आपस में जो कोरिलेशन है वो शो कर रहा है। यहाँ अग्रेसिव बिहेवियर 0.493 है, इधर 0.493 है अग्रेसिव बिहेवियर के साथ, और इधर जो टीचर्स प्रोफेशनलिज्म के साथ है उसका 0.246 है। इसमें सर कोई आप ऐड करना चाहेंगे? जी, इसमें ये है कि आपकी 3 वेरिएबल हैं, एक आपका डिपेंडेंट मेरे ख्याल में होगा और 2 इंडिपेंडेंट होंगे, इसी तरह ये। जी सर। अच्छा, और रेजिलियंस हमेशा अपने के साथ हमेशा परफेक्ट यानी वन कोरिलेशन होता है, ठीक है, इसको हम काउंट नहीं करते। जी सर। और फिर रेजिलियंस का हम एग्रेसिव के साथ चेक कर देंगे तो ये 0.4 है, यानी ये 0.4 जो है ये वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है, वीक पॉजिटिव, लेकिन है जी सिग्निफिकेंट क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 0.00 है। और जी फिर रेजिलियंस को जब हम टीचर प्रोफेशनलिज्म के साथ देखते हैं, ये फिर भी अगेन वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन है सिग्निफिकेंट। जी सर। अच्छा, इस अब आप इसको ना लेके जाएं इस पे रिग्रेशन पे, तीनों जी को ना। जी सर। अब हम इस पे रिग्रेशन पे आ जाते हैं। इसमें हमारे पास ये 3 ऑप्शन है, ऑटोमेटिक, लीनियर और कर्व एस्टिमेशन। लीनियर पे जाएंगे, सेकंड पे। जी सर, यहाँ लीनियर पे जाएंगे। मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ आई थिंक किसी ने ज्वाइन किया। एडमिट कर लेते। जी, इस पे हम जाएंगे। ये रिग्रेशन पे, यहाँ से हम इसको लीनियर पे जाएंगे। यहाँ हमारा एक मेरा इंडिपेंडेंट था और 2 डिपेंडेंट थे। पहले हम एक एक को इसमें देखेंगे। एक इंडिपेंडेंट है, पहले जो है वो हमने देख रहे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रेजिलियंस का जो है वो हमने अग्रेसिव बिहेवियर पे इसको देखेंगे, इसका इसके साथ रिग्रेशन। इसमें हम स्टेट पे आएंगे तो यहाँ से हम ये R² को करेंगे, मॉडल फिट एस्टिमेट्स हैं। इसके बाद हम प्लॉट्स अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ से इसमें अच्छा, हिस्टोग्राम। यहाँ पे प्लॉट्स में ना, जी प्लॉट्स में जो y होता है ना, y ये हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को शो करता है, और x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करता है। जी सर। प्लॉट्स की इसमें फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक सर। इसके बाद हम बाकी आई सेव पे थिंक जाएं, सेव पे जाएं, इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं। ये सेव हाँ, पे। यहाँ पे एक चीज मैं समझा दूं, यहाँ पे ये होते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड और अनस्टैंडर्डाइज्ड। जी सर। हम ज्यादातर अनस्टैंडर्डाइज्ड लेते हैं, इसमें फिलहाल किसी को क्लिक ना करें, इसकी जरूरत नहीं है। या मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि स्टैंडर्डाइज्ड और अनस्टैंडर्डाइज्ड का ये फर्क होता है कि जिस तरह के आपने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस चीज तो एक ही है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो सिंपल यूनिट्स में हम मेजर करते हैं और वेरिएंस को हम स्क्वायर्ड यूनिट्स में मेजर करते हैं। और इसी तरह कोवेरिएंस और कोरिलेशन भी इसी तरह है कि कोरिलेशन को हम जरा सिंपली कहते हैं और कोवेरिएंस को जरा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड और अनस्टैंडर्डाइज्ड का ये मतलब होता है कि
अनस्टैंडर्डाइज जरा रफ फॉर्म में होता है और स्टैंडर्डाइज्ड जरा क्लियर फॉर्म में होता है, बाकी चीजें सेम होती हैं। जी सर। इसके बाद फिर आगे हम, और इसमें ऑप्शंस में कुछ है सर? नहीं, ये ऑप्शन ये उसी तरह प्रोबेबिलिटी वगैरह, बाकी चीजें हमें करने की जरूरत नहीं है। इसको हम ओके करेंगे। ये हमारी इसकी रिग्रेशन की टेबल्स आ गई हैं। इसमें पहला हमारा ये मॉडल समरी है। ये जो था उसके मेथड जो उसने एंटर किया, मतलब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अग्रेसिव बिहेवियर है, और इंडिपेंडेंट हमारा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रेजिलियंस है। तो यहाँ इसका जो आर स्क्वायर आ रहा है ये 0.24 आ रहा है। इसका मतलब है कि 24% जो है इसका ये इफेक्ट कर रहा है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रेजिलियंस जो है वो अग्रेसिव बिहेवियर को इफेक्ट कर रही है। 24%, 100 में से जी 24%। जी। बाकी इसके ये सिग्निफिकेंस लेवल है 0.00, एफ चेंज है 79.39, आर स्क्वायर चेंज ये वही है जो हमारे इधर आ रही थी। इसके अलावा ये अनोवा की टेबल है। ये भी इनोवा टेबल में हम सिर्फ सिग्निफिकेंस लेवल को देखते हैं, बाकी कोई चीज नहीं देखते। जी सर, ये भी मतलब सिग्निफिकेंस आ रही है। उसके बाद कोएफिशिएंट्स हैं हाँ, इसमें। कोएफिशिएंट्स में यहाँ पे ना एक चीज की जरूरत होती है। जब आप रिग्रेशन का इक्वेशन पढ़ते हैं तो रिग्रेशन की इक्वेशन में टू साइड्स होते हैं ना, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड हमेशा। बल्कि जब भी आप अलजेब्रा का इक्वेशन देखते हैं उसमें भी टू हैंड साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन का पार्ट और एक राइट हैंड साइड का इक्वेशन का पार्ट। इसी तरह ये रिग्रेशन में भी इक्वेशन के टू हैंड साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल को डालते हैं y। और पहले तो आपने ये बात नोट करनी है, ये यूनिवर्सल फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर आपको x मिलेगा और y मिलेगा, x और y। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करता है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को शो करता है। ये यूनिवर्सल फार्मूला है। तो अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो उसको सिर्फ x लिखेंगे, और y वैसे भी एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हैं, जैसे अभी इस फॉर्म में ना आपके 2 मैंने देखे थे, तो आपने एक को x1 शो करना है और एक को x2 शो करना है, तो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हो जाएंगे, x1 और x2, और y जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन असल में बनता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। यानी y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एम एक्स एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, प्लस बी जो होता है ये आपका कांस्टेंट होता है। मतलब है कि इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट्स है, बीटा स्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट या बीटा अनस्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट, ये उसी एक्स के साथ जो रेजिडुअल लगा होता है ये उसी को शो करता है, और ये यूनिट चेंज को शो करता है। इसके अंदर ये मसला होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टैंडर्डाइज्ड अनस्टैंडर्डाइज्ड 1.52 है, तो इसका मतलब है कि अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर 1.5 यूनिट चेंज करेंगे तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर भी इतना ही यूनिट चेंज आएगा। सही। इसका ये मतलब होता है। ये हमारी लिनियर रिग्रेशन है। इसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं। इसमें कर्व एस्टिमेशन भी है, होता है ये रिग्रेशन में। तो इसको हम जब यहाँ ले आते हैं, अब मेरे यहाँ जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रेजिलियंस है, और डिपेंडेंट यहाँ मेरे दो हैं,
अग्रेसिव और बल्कि यहाँ सॉरी ये टीचर्स प्रोफेशनलिज्म जो है ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ये दोनों जो है वो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रिजिलियंस और अग्रेसिव बिहेवियर, इसमें सिंपल ही ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पहले क्लिक होती हैं, इसमें मज़ीद हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम ओके करते हैं, ये हमारी कर्व एस्टिमेशन इसको दे देता है। इसमें ये मॉडल डिस्क्रिप्शन की पहली है, आगे केस प्रोसेसिंग समरी है, इनको करने की देखने की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ भी हमें मेन जो है ये मॉडल समरी और पैरामीटर ये यहाँ दे देता है। तो यहाँ जो है आर स्क्वायर आ रहा है 0.06, तो इसका मतलब है कि ये 6% जो है वो इफेक्ट कर रहा है। टीचर्स प्रोफेशनलिज्म जो है ये दोनों को इसको 6% जो है वो ये इफेक्ट कर रहा है और यहाँ भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। और ये हमें प्लॉट साथ ये कर्व एस्टिमेशन दे देता है कि यहाँ कितना जो है वो ऊपर लोग जा रहे हैं, कितना जो है वो नीचे जा रहे हैं। इसको सर थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन इसको हम कहते हैं रिग्रेशन की जुबान में होमोस्किडास्टिसिटी और हेटेरोस्किडास्टिसिटी। जी सर। होमोस्किडास्टिसिटी आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी स्कूल लाइफ में। होमो का मतलब क्या होता है? सेम सेम होता है। और हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। हाँ, एक होता है होमोस्किडास्टिसिटी और एक होता है हेटेरोस्किडास्टिसिटी। होमोस्किडास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि ये जो आपने लाइन ड्रा की है ग्राफ के अंदर, ये इसको हम कहते हैं बेस्ट फिट लाइन ऑफ द इक्वेशन। जी। अच्छा, इस बेस्ट फिट लाइन ऑफ द इक्वेशन के ऊपर नीचे ये हमारे एरर टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये जब तरतीब के साथ ऊपर नीचे लगे होते हैं तो हम कहते हैं कि इन एरर की जो वेरिएंस है या इन एरर्स की जो कंट्रीब्यूशन है या इन एरर्स की जो डिवीजन है ये सेम है। ऊपर नीचे जब ये एक ही फासले पे होते हैं, अब इस लाइन के ऊपर आप देखें ना, तकरीबन जितने पॉइंट्स ऊपर हैं उतने ही पॉइंट्स नीचे हैं, जितने एरर पॉइंट्स ऊपर लगे हुए हैं उतने ही एरर पॉइंट्स नीचे लगे हुए हैं। आपका स्क्रीन गायब हो गया। ये ऐड सर एक बंदा आई थिंक है, नहीं बस ठीक है हाँ। तो ये देखें ना, बेस्ट फिट लाइन के ऊपर नीचे आप देखें तकरीबन एरर्स जो हैं वो इक्वली डिवाइड हुए पड़े हैं। जी। तो इसको हम कहते हैं कि ये होमोस्किडास्टिसिटी जो है, ये जो ग्राफ है ये होमोस्किडास्टिक है। और नीचे वाला आप ले आए से यहाँ पे, ये भी तकरीबन होमोस्किडास्टिक है क्योंकि ऊपर नीचे ना एरर्स जो हैं या पॉइंट्स जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं नीचे, इसके नीचे। जी सर। यही दो हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। ये हम क्यों, असल में ये कर्व हम ड्रा क्यों करते हैं, सवाल आपसे ये पूछना चाहिए था और समझना भी ये चाहिए था। ड्रा हम क्यों करते हैं ये ग्राफ? हम इसलिए ड्रा करते हैं कि हमारी हर टेस्ट के ना अपने इजम्पशंस होती हैं। अगर वो इजम्पशंस आपका डेटा पूरा करेगा तो आप उस टेस्ट को लगाएंगे। अगर आपका डेटा वो इजम्पशन पूरा नहीं करेगा तो आप वो टेस्ट नहीं लगा सकते। अब जैसे मैंने आपको शुरू ही में बताया कि कोरिलेशन का इजम्पशन है कि आपके डेटा के अंदर आईवी और डीवी वो स्केल लेवल की वेरिएबल होनी चाहिए। अगर ये इजम्पशन पूरा हो रहा है तो आप कोरिलेशन चला सकते हैं, वरना नहीं। इसी तरह रिग्रेशन के अंदर इजम्पशन ये है कि आपके दोनों वेरिएबल स्केल लेवल पे होनी चाहिए। अगर ये दोनों वेरिएबल स्केल लेवल पे हैं तो आपका एग्जाम्पशन पूरा है, आप रिग्रेशन चला सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पशन रिग्रेशन के अंदर ये होता है कि आपकी जो ग्राफ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो
होमोस्किडास्टिक होना चाहिए। जब आप उसकी इस तरह की कर्व ड्रा करेंगे तो जो एरर टर्म्स हैं या पॉइंट्स हैं वो बेस्ट फिट लाइन के ऊपर नीचे होमोस्किडास्टिक तरीके से ना डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो रिग्रेशन है वो इजम्पशंस को मीट कर रहा है। तो इस वजह से हम ये कर्व बनाते हैं। होमोस्किडास्टिक इजम्पशन को कवर करने के लिए हम ये टेस्ट लगाते हैं, ये ग्राफ बनाते हैं। जी सर। आगे समझ आपको? जी सर। अच्छा, हेट्रोस्किडास्टिक अगर ये होता तो इस तरह होता कि ऊपर चंद पॉइंट होते और बाकी सारे के सारे पॉइंट्स लाइन के नीचे होते, या ऊपर ज्यादा पॉइंट्स होते और लाइन के नीचे थोड़े एक दो पॉइंट्स होते। तो इस सूरत में ये वो हेट्रोस्किडास्टिक होता। सही सर। जी, और कोई सवाल? इसमें तो कोई- अच्छा, ये जो सूबिया है, सूबिया आपने कभी भी प्रेजेंट नहीं किया। मुझे सबसे ज्यादा तो नहीं कह सकता, मतलब मुझे मुझे आपकी बड़ी फिक्र है कि आप हमारे सामने इसको डिस्प्ले करें, इस हमारे सामने इसको डिमॉन्स्ट्रेट करें ताकि हमें पता चले कि आप ना इसमें सीख गई हैं। जी सर, मैं ना कल जो लास्ट क्लास हुई थी वो मैं अटेंड नहीं कर सकी, रिग्रेशन वाली। तो मेरा SPSS का इशू था, तो इंशाल्लाह कल मैं परफॉर्म करूंगी जो भी आज आप सिखाएंगे। हाँ, और देखें हम यहाँ सारे, मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ, आप मुझे सीख रहे हैं, हम सारे प्रोफेशनल बैठे हैं, हम सारे तकरीबन टीचर्स ही बैठे हैं। तो इसमें ना शर्म नहीं करनी चाहिए कि किसको कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा। यहाँ आप सीखने के लिए बैठे हुए, देखिए आपने फी पे किया हुआ है, इस वजह से आपने फी पे किया हुआ है कि आप सीख जाएं। जी सर। तो कल सुबह आप प्रेजेंट करेंगे, आप डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे, और परसों फिर हम एक्सप्लोरेटरी इफेक्ट एनालिसिस की डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन पे जाएंगे, क्योंकि थ्योरी हम उसके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जी सर। ठीक है, ओके, फिर कल इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर शौकत, जी सर। आपसे डिस्कशन करनी थी मैंने। अच्छा, वो मैंने ना SPSS आपने बताया था कि कोड लगा उसको। हाँ, वो होगा ना कोड 1 2 3। ओके, अच्छा ये है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए एक्चुअली। मैं ना पेपर भेजा था सुपरवाइजर को, उन्होंने कहा कि भाई लिटरेचर रिव्यू में ना मैं मोस्टली ये करता हूँ, पेपर उठा लेता हूँ जो टॉप इम्पैक्ट फैक्टर की पेपर्स हैं, उनकी जो अब्स्ट्रैक्ट को ना मैं थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट को अपनी वर्डिंग में कर लेता हूँ, या कोई टूल यूज कर लेता हूँ AI, उसके बाद क्विल बोर्ड यूज कर लेता हूँ, फिर मैं स्ट्रेंथ राइटर यूज करके उसका प्लेजरिज्म रिमूव कर देता हूँ। इस तरह करता हूँ कि मैं एक पेपर को डाउनलोड करता हूँ, उसकी समरी लिखता हूँ लिटरेचर में। जी वो मुझे कह रहे हैं कि आपका सीक्वेंस नहीं है लिटरेचर में। अब मुझे नहीं समझ लगी सीक्वेंस किस लिहाज से वो चाह रहे हैं कि सीक्वेंस हो। हमने वेरिएबल्स के लिटरेचर्स को लेना है, अगर मैं कुछ टॉपिक है मेरा उसके अंदर मेरे वेरिएबल्स हैं, जी जी कि पेपर वही डाउनलोड करता हूँ जिसके अंदर वो मिलते जुलते हों, वेरिएबल्स हो या फिर टॉपिक से रिलेटेड हो। समझ गए जी होंगे आप? जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा बता दें इसके बारे में, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया था कि वो आपस में। इसमें इसमें ये तरतीब होती है या सीक्वेंस ये होता है कि आप एक तो एक वेरिएबल को जब डिस्कस कर रहे हैं ना तो फिर उसी को ही करें, उसके बाद आप दूसरा वेरिएबल को लें, फिर आप तीसरा वेरिएबल आपका है तो तीसरे वेरिएबल को लें, फिर एट द एंड आपने तीनों का आपस में जो कोई रिलेशनशिप देख रहे हैं आप उन तीनों में, तो उनकी रिलेशनशिप को आप डिस्कस करेंगे कि बाकी लोगों ने उनकी रिलेशनशिप क्या निकाली है। हम्म। उसके बाद आप उसको कंक्लूड करेंगे अपने अल्फाज में तीनों को। शुरू में आप अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आप फर्स्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने वेरिएबल को, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर उनका रिलेशनशिप है या एक आप दूसरे पे इफेक्ट देखना चाह रहे हैं तो उस इफेक्ट को आप करेंगे कि बाकी लोगों ने क्या किया है, उसके बारे में क्या कहा है, और देन आप उस सारे को अपनी बहस को इंट्रोडक्शन में, मतलब उस सारे के एंड पे आप उसको कंक्लूड कर देंगे और अपने गैप्स फिर उसमें से निकालेंगे।
एट द मैंने एंड एक तो आपसे डिस्कस किया होगा, आपको पता होगा कि हांगकांग यूनिवर्सिटी का ना एक फीमेल थी जिसने पेपर पब्लिश किया था, उसने फेक रेफरेंस ऐड कर दिया था पेपर में, पेपर पब्लिश हो गया था, उसके बाद उनकी इंक्वायरी लग गई थी। तो अभी रिसेंटली मुझे एक न्यूज मिली है कि उसके प्रोफेसर जो थे ना, जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, उसको भी उन्होंने कर दिया, किक आउट कर दिया यूनिवर्सिटी से। प्रोफेसर था, इतने साल की उसकी सर्विस है। तो ये मैं देख रहा था, ये इतना डेंजरस है एआई। हाँ जी, आजकल असल में ज्यादा खराब काम कर रहा है वो एआई जो है ना, वो फेक आपको दे रहा है, रेफरेंसेस लगाए जा रहे हैं, वो हम्म, वहाँ उसको चेक नहीं करते। तो आप जब भी रेफरेंस लगाएं उसको लाजमी पहले डेटाबेसेस पे चेक करें कि गूगल स्कॉलर पे है या नहीं है, या किसी और डेटाबेस से आपने लिया है, गूगल स्कॉलर से नहीं भी लिया, हो सकता है वो किसी और डेटाबेस से आपने उठाया हो। तो उस डेटाबेस को मतलब वो आपके पास कंफर्मेशन हो कि ये फलां डेटाबेस से मैंने ये आर्टिकल लिया है। और बेहतर हाल यही होता है कि जितने आर्टिकल आप उसमें करते हैं, कोट करते हैं, जितने भी साइट करते हैं, उन आर्टिकल्स को आप डाउनलोड करके उनको मतलब रख लें, ताकि आपको हम्म। वो फिर उसके। ये भी बात है। एक फीमेल प्रोफेसर है मेरे साथ किया रिसर्च लिंक्डइन पे, तो मैंने उनको अपना पेपर जो भेजा ना प्लेजरिज्म के लिए, तो वो भी कह रही कि आपके रेफरेंसेस में प्लेजरिज्म आ रहा है। मैं कह रेफरेंसेस तो मैम काउंट ही नहीं होते पेपर में, तो रेफरेंसेस की बगैर ही आपने प्लेजरिज्म चेक करना था। वो मुझे कहते कि DOI नंबर ऐड करो साथ ना, रेफरेंस लिंक के साथ। करना जरूरी होता है। इसमें भी ये है कि कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं कि जो डीओआई नंबर नहीं होता उनका, हम्म, हर जर्नल का डीओआई नंबर नहीं होता। तो हम्म। जिनके नहीं होते उनका आपको नहीं मिल सकते। जिस जर्नल का मतलब डीओआई दे रहे हैं जो जर्नल, उनके कोड करने आपको लाजमी है। जो ओके, जर्नल ओके। अगर उसका आपने किया है तो उसका डीओआई अगर वो दे रहा है तो उसको आपको कोड करना है। थैंक यू, ये कंफ्यूजन थी, मैं तो आपसे डिस्कस करता हूँ। तो ये है कि लिटरेचर, ये में लिटरेचर रिव्यू में भी सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। थीसिस में तो चल जाता है 19-20, रिसर्च पेपर में नहीं चलता। हाँ, रिसर्च पेपर का ये होता है ना कि वो ज्यादा पढ़ा जाना होता है, दो रिव्यूअर ने भी पढ़ना है और उसके अलावा लोग भी उसको पढ़ते हैं। जब हम जैसे लोग मतलब आगे आप थीसिस करते हैं या ये वो तो हम आर्टिकल कोई ज्यादा फोकस करते हैं, थीसिस तो कम ही फोकस होते हैं। बहरहाल फिर भी थीसिस में भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, और आर्टिकल में तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो तो आपका मतलब एक प्रेजेंटेशन जा रही है पूरी दुनिया के सामने। वो वो मुझे ये कह रहे थे कि आपने ना लेटेस्ट जो भी 15 से 20 आर्टिकल है ना वो डालने, आपने प्रीवियस स्टडी नहीं डालनी कोई भी। अगर 2000 से पीछे जा रहे हो ये फायदा नहीं है उसका। वो कह रहे हैं कि 10 से 15 पेपर उठाओ, उसका लिटरेचर डालो जो रिसेंट है, 2025 के हैं, 2024 की हैं, इस तरह करके। उसमें ये होता है, अगर आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना रहे हैं ना, थीरीज का दे रहे हैं, तो फिर आप ओल्ड रेफरेंसेस भी आएंगे आपके। अब तो पीछे आप थीरी और उसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हुए वो आपके ओल्ड रेफरेंसेस आएंगे। उसकी हिस्ट्री आपने पूरी देनी होती है स्टार्ट से लेकर एंड तक के, ये फलां सन में ये थ्योरी मतलब फलां आई और उसके आगे क्या डेवलपमेंट्स हुई, और अब जो आप जहाँ उस थ्योरी में ऐड कर रहे हैं। हमारी जो रिसर्च है ना, ये होती है टू टाइप्स है ना, कि एक तो जो अप्लाइड है, कि जो आपका पहले से एक बेसिक है, एक अप्लाइड है। जो बेसिक रिसर्च है वो ये है कि आप एक न्यू थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, और जो अप्लाइड है वो आप पिछली थ्योरी को टेस्टिफाई कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं, उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि पिछली थ्योरी जो थी वो आया उसके मुताबिक हमारे रिजल्ट जो है वो उस थ्योरी के मुताबिक वो उस थ्योरी को वेरीफाई कर रहे हैं, या कि उस थ्योरी को हम डिनाई कर रहे हैं। डिनाई भी हम कर सकते हैं कि हम अपनी जो थ्योरी है तो उसको बनाने के लिए हमें उसको डिनाई करके उसको नया मतलब हम उसमें कर रहे हैं, या फिर उसको हम वेरीफाई करते हैं, टेस्टिफाई करते हैं कि आया ये थ्योरी जो है ये मतलब ठीक है। और जब आप न्यू थ्योरी डेवलप करते हैं तो फिर तो उसका अलग से प्रोसेस है, ग्राउंडेड थ्योरी पे हम जाएंगे और फिर उसको ग्राउंड करेंगे, और वो तो फिर डेवलप होते सदियों लेती हैं। जी, लग गई समझ मुझे। अब ये है ना की पॉइंट्स होते हैं, ये ना जो मोस्टली रिसर्चर्स के लिए बड़े हार्मफुल होते हैं। अगर हम इसे कह लें कि भाई समझते हैं कि एम ही है, तो वो 2-3 बंदों ने रिव्यू करके आपका पेपर उन्होंने पब्लिश करना होता है। वैसा एक
बड़ी मेहनत वाला काम है Q1 Q2 में पब्लिश करवाना पेपर। जी जी सर, वहाँ तो फिर और भी ज्यादा सख्त क्राइटेरिया है ना। यहाँ तो वाई में चलो कुछ यहाँ से जन होते हैं लोग तो वो जरा जल्दी कर देते हैं उसको जी आके ऑब्जर्वेशन, लेकिन जब वहाँ जाता है तो वो मेरा तो ख्याल में नहीं, पाकिस्तान में रिसर्च का ना इतना वो स्कोप है एज कम्पेयर टू चाइना में। मैं देख रहा हूँ मेरे दोस्त गए हैं चाइना PhD करने के लिए, तो वो बताओ उनके प्रोफेसर वो कहते हैं कि भाई एक मंथ में 2-3 पेपर स्टूडेंट्स के भी अपने भी साथ कर लेते, कहते हैं रिसर्च का इतना वहां पर स्कोप है चाइना में, हम समझते हैं चाइना कुछ भी नहीं है। रिसर्च, उनकी रिसर्च भी फिर एक्चुअल रिसर्च है ना, वो चीजों को डेवलप कर रहे हैं। मैं तो पिछले दिनों ये भी सुन रहा था कि उन्होंने कहा है कि PhD की डिग्री उसको नहीं देंगे जो कोई न्यू चीज नहीं ला के देगा। कोई न्यू हाँ, चीज, न्यू इनोवेशन, ये हाँ भी ये ओरिजिनलिटी और ये उसमें आ जाता है, फिर नोवेल्टी में ओरिजिनलिटी जो सर्च में मांगते होते हैं। हाँ जी, कोई डिस्कवरी करेंगे या कोई नई चीज आप लाएंगे तो फिर उसकी करेंगे इसमें। चलो थैंक यू सो मच सर शौकत, फिर मैं और क्वेश्चन लेके आते रहूंगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। ओके सर, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह। इसकी रिकॉर्डिंग ऑन तो की थी मैंने, अब ये देखते हैं कि ये कहाँ से, मेरे ख्याल ऑफ करने के बाद ये शो होगी। ऑन तो हुई, ये जब हम बंद कर लेंगे ना तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग शो होगी आई थिंक। फिर इसका आज एक्सपीरियंस मैंने कहा कर लेते हैं, सर से भी यही कहा मैंने कि आज मैं देखता हूँ कि रिकॉर्डिंग करता है या नहीं मेरे पास, तो इसको फिर देखते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।